हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूजा एकेडमी में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जून के लिए प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी नेट के एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास में लेकर आई हूँ कानों में कंगना कहानी, जो कि राजा राधिका रमन प्रसाद जी के द्वारा 1913 में लिखी गई थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, दुखद है कहानी और बहुत ही भावों से पूर्ण कहानी है। तो इसके जो भी लाइन टू लाइन क्वेश्चन हैं वो मैंने आज यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको ये काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे चाहे पात्र की बात हो, चाहे इसके ईयर हो, चाहे इसकी पत्रिका हो या कहानी संग्रह हो, सब क्वेश्चन हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। जैसा कि एनटीए आजकल क्वेश्चन पूछता है, तो वैसे ही हमें अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी कानों में कंगना। किसके द्वारा रचित कहानी है? तो राजा राधिका रमन प्रसाद जी के द्वारा ये रचित है। सबसे पहले हमें लेखक और लेखिका रचनाकार का नाम याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कानों में कंगना कहानी कब लिखी गई थी? तो ये 1913 में लिखित प्रसिद्ध कहानी है। कानों में कंगना कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो कानों में कंगना कहानी इंदु पत्रिका में 1970 में प्रकाशित हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो हर जो भी पत्रिका है या कहानी संग्रह है वो आपको हर एक रचना का अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानों में कंगना कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो कुसुमांजलि कहानी संग्रह में ये संकलित है। तो ये उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है कुसुमांजलि। तो आपको इसको याद रखना है। कानों में कंगना कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? कानों में कंगना कहानी के मुख्य पात्र हैं कथावाचक नरेंद्र है, जो कि पूरी कहानी को खुद ही कहता है। तो उसकी पत्नी किरण है, योगीश्वर किरण के पिता हैं और योगीश्वर ही नरेंद्र के गुरु भी थे। एक नाचने वाली होती है किन्नरी और एक होती है जूही, जो कि नरेंद्र के घर की एक नौकरानी थी, उनकी देखभाल करने वाली। और एक नरेंद्र का मित्र होता है मोहन, जो कि उसकी जान पहचान वाला है, उसका कोई ज़्यादा रोल कहानी में नहीं था। नेक्स्ट है, कानों में कंगना कहानी किस विषय पर लिखी गई है, किस विषय पर आधारित ये कहानी है? तो नायक जो नरेंद्र ने अपनी पत्नी किरण की उपेक्षा कर किन्नरी नामक तवायफ कोठे पे नाचने वाली थी वो के मोह में पड़ने और अनंत किरण की मृत्यु वह अपनी भूल का एहसास होने की एक मार्मिक दास्तान है। शुरुआत अच्छी थी कहानी की, लेकिन एंड बहुत ही बुरा हुआ। कानों में कंगना कहानी का मूल विषय क्या था? तो मैंने थोड़ा सा इसको फिर से डिस्क्राइब कर दिया है। बाय चांस ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी कहानी किस विषय से संबंधित है। तो यह कहानी सच्चे प्रेम, वासना, विश्वासघात और पश्चाताप की भावनाओं को दर्शाती है। तो आपको याद रखना है कि सच्चा प्रेम किरण और नरेंद्र का था और उसने विश्वासघात किया, कि नरी के प्रेम में वो पड़ गया था, जो कि एक तवायफ थी, एक कोठे पर नाचने वाली थी। तो आखिरकार किरण की अंत में मौत ही हो जाती है उसके विश्वासघात के कारण, क्योंकि वो उसकी दगा को सहन नहीं कर पाई थी किरण। तो नेक्स्ट, राधिका रमन प्रसाद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो राधिका रमन प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1890 में शाहाबाद बिहार के सूर्यपुरा गांव में हुआ था। राधिका रमन प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो 1971 में इनका निधन हुआ था और 1970 में ही इंदु पत्रिका में इनकी ये कहानी छपी थी। तो थोड़ा सा इस तरीके से आपको याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कानों में कंगना कहानी कैसी थी? तो रामचंद्र शुक्ल के बहुत ही कथन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो इन्होंने इस कहानी को एक भावुकतापूर्ण कहानी माना है, भावों से भरी हुई थी, क्योंकि इसमें दुख भी सुख भी सब भावों का जो भी भाव होता है उसको उकेरा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानों में कंगना कहानी किन पंक्तियों से शुरू होती है? तो कानों में कंगना किरण तुम्हारे कानों में क्या है। जैसा कि कानों में कंगना, उसने कंगन थे जो सोने के लेकर आया था। हम जैसे कि आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो कंगन कानों में डाल लिए थे, पूरे कानों में ऊपर से उसने पहन लिए थे। तो किरण, ये नरेंद्र पूछता है किरण से, फिर वो जवाब देती है कि मेरे कानों में कंगना है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किरण ने कंगना कहाँ पहने हुए थे? तो कानों में उसने डाल लिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथों से कंगना भूल कर कानों में किसने पहन लिए थे? तो किरण ने कंगना हाथों की बजाय उसने कानों में डाल लिए थे। 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है, किसने कहा? नरेंद्र ने। तो जैसे ही उसने कानों में कंगना पहने तो वो उसे इतना मोहित हो गया था, वो उसकी सुंदरता को और उसके भोलेपन को देखकर नरेंद्र, कि उन 2 टके के जो कंगन थे उनमें इतनी क्या शक्ति थी कि किरण को वो बचपन से ही देखता आ रहा था, लेकिन उस दिन वो उस पे मोहित हो गया था, उसकी सुंदरता पे। नेक्स्ट, गोपियों को किसकी शक्ति के बारे में नहीं पता था? तो इस कहानी के अंदर
प्रकृति का चित्रण बहुत ज़्यादा है, पौराणिक कथाओं का बहुत ज़्यादा चित्रण है और देवी देवताओं का बहुत ज़्यादा चित्रण किया गया है। जैसे कि हमने आकाशदीप कहानी पढ़ी थी, उसमें भी प्रकृति का चित्रण बहुत ज़्यादा किया गया था। जैसे कल्पनाओं की बात करना या कविता कहना या किसी की उपमा किसी के साथ देना, प्रकृति के साथ सौंदर्य की उपमा देना, तो इस तरीके की ये ही कहानी है। तो इसमें क्वेश्चन जो बने हो तो मैंने बना ही दिए हैं, बाकी इसकी जो भी पंक्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचर से जुड़ी हुई प्रकृति का चित्रण किया गया है, देवी देवताओं की बातें आई हैं, पौराणिक कथाओं की बातें आई हैं, उनके नाम आए हैं। तो यहाँ पे गोपियों का जिक्र है और उसकी बांसुरी का जिक्र है। तो गोपियों की शक्ति के बारे में नहीं पता था, बांस की बांसुरी को घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति थी, तो नहीं पता था। तो वो रिलेट करता है, जैसे कि किरण ने कानों में कंगन पहने, वो 2 टके के कंगन में इतनी मतलब क्या बात थी कि वो इतना मोहित हो गया था उस दिन किरण के ऊपर। तो वो अपने मन ही मन में ये सब कल्पनाएं करता है इस कहानी में। तो उन कल्पनाओं में जिन जिन का नाम लेता है वो भी काफ़ी मैंने मेंशन कर दिए हैं। बाकी जब हम इसकी पंक्तियां करेंगे महत्वपूर्ण, उनमें सब कुछ कवर हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। इसमें से क्वेश्चन अभी ये 6 जनवरी को जो हमारा एग्जाम हुआ उसमें काफ़ी पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट है कि किरण नरेंद्र के लिए क्या लाया करती थी, तो वो आम के टिकोरे से आंचल भर लाती थी, यानी आम तोड़कर वो लेकर आया करती थी। क्योंकि ये किरण का जो पिता है योगीश्वर, उसके पास वो धर्म ग्रंथों की शिक्षा ग्रहण कर रहा था। तो योगीश्वर जो कि किरण का पिता है वो नरेंद्र का भी गुरु था। तो किरण कौन से फूलों की माला बना लाती थी नरेंद्र के पास, तो मोलश्री के फूलों की माला वो बना के लाया करती थी। मैंने इसको भी ऐड कर दिया, बाई चांस इतना डीप क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरण ने कानों में कंगना उतार कर किसने हाथों में पहनाए थे, तो नरेंद्र ने उसके कानों से कंगना उतार कर उसकी उंगलियों में उसके हाथों में वो पहनाने लगा था। तो नरेंद्र मरते दम तक कौन सी घटना नहीं भूलेगा, किसको कहता है, तो जो किरण ने कानों में कंगन पहन लिए थे तो उस घटना को वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तो वो उसको कहता है, उसके सुंदरता पर इतना मोहित हो गया था उस दिन, वो उसके प्रेम में पड़ गया था। और वो किरण से कहता है कि ये कानों में कंगना वाली जो बात है, जो ये दृश्य है फिलहाल, इसको मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो नरेंद्र किसकी कुटी की तरफ चल दिया था, ये सब बातें होने के बाद, उसके हाथों में कंगन पहनाने के बाद योगीश्वर की कुटी की तरफ चल पड़ा था। योगीश्वर जो कि किरण का पिता था, जो धर्म ग्रंथों की शिक्षा उसके पास लेने के लिए आया करता था। योगीश्वर की जो कुटी थी वो ऋषिकेश में थी। नरेंद्र के पिता की क्या आज्ञा थी, तो नरेंद्र के पिता उसके गुरु योगीश्वर के पास जाकर अपने धर्म सब ग्रंथों को सब पढ़ डाले। तो ये नरेंद्र के पिता की आज्ञा थी, योगीश्वर उसके गुरु के पास जाकर सब जो भी धर्म ग्रंथ हैं उन सबको पढ़ डाले। कहानी में लड़कपन के साथी कौन थे, तो योगीश्वर और बाबा यानी कि नरेंद्र के पिता बचपन के साथी साथी थे। किरण किसकी लड़की थी, योगीश्वर की लड़की थी किरण। तो बाबा के कहने पर नरेंद्र क्या लेकर गया था योगीश्वर के पास, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक यानी सोने के कंगन आचार्य के निकट लेके गया था। तो यहाँ पे जो योगीश्वर थे, तो अपने पिता के कहने पर योगीश्वर उसके गुरु के लिए ये भेंट लेकर गया था, उपहार लेकर गया था। लेकिन जो योगीश्वर उसने जोड़ा पीताम्बर और स्वर्ण मुद्राएं उसको वापस लौटा दी थी। लेकिन जो कंगन थे, किरण आकर एकदम अचानक उठा के लेके वो भाग गई थी, कंगन दोनों ही। तो कंगन कौन उठा ले गया था, तो किरण कंगनों को उठा ले गई थी। लेकिन जो जोड़ा पीताम्बर, 1 जोड़ा पीताम्बर था पीले वस्त्रों का और 5 स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुद्राएं थी, तो वो उसने वापस लौटा दी थी नरेंद्र को। योगीश्वर ने कुछ भी नहीं लिया था नरेंद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा उसी दिन से किताब का पहला सफ़ा कैसे पलटा था, तो कामदेव ने। तो इसमें जैसे कि देवताओं की नाम आए हैं, तो कामदेव का नाम आया है, इसमें आपको याद रखना है। इसका मैंने क्वेश्चन भी बना दिया, बाई चांस पूछ लिया जाए। जो हम पंक्तियाँ करेंगे उनमें सब कुछ मैं कवर कर दूंगी, जिससे कि आपको सारी पंक्तियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट वो आप याद कर सकें। तो जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ यानी जिस दिन उसके धर्म ग्रंथों की जो पढ़ाई शिक्षा पूरी हो गई थी, तो उसके जीवन की किताब का सफ़ा यानी कि पन्ना किसने पलट दिया था, कामदेव ने। यानी कि उसके जीवन में एक परिवर्तन आ गया था, तो वो किरण के ऊपर मोहित भी हो गया था। तो उस दिन से उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया था, जिस दिन कानों में कंगना पहने थे किरण ने। तो नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है, किसने कहा, तो योगीश्वर ने उस दिन
जब वो लेके गया था, जो भी भेंट उसके बाबा ने उसको दी थी, तो उस दिन से ही योगेश्वर ने भी नरेंद्र को अपनी बेटी किरण के हाथ थमा दिए थे और वो अपनी यात्रा पे चला गया था। तो किरण कहाँ रहती थी? ऋषिकेश की कुटी में अपने योगेश्वर पिता के साथ। तो नरेंद्र के साथ विवाह होने पर कहाँ रहती थी किरण? तो नरेंद्र के साथ विवाह होने के बाद वह मुरादाबाद चली गई थी। तो नेक्स्ट है, किरण विवाह के बाद कैसे सजती थी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किरण विवाह के बाद कैसे सजती थी? तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, किसकी ड्रेस का क्या रंग था, किसकी आंखों का क्या रंग था। तो आपको कहानियों का थोड़ा सा याद रखना है। तो किरण शादी के बाद लाल चोली हरी साड़ी पहनकर सिंदूर रेखा सजाती थी, हाथों में कंगन पहनती थी, कानों में बाली और गले में कंठी तथा कमर में करधनी पहनती थी। तो याद रखना है आपको। तो नरेंद्र जूही के हाथों क्या भिजवाता था किरण को? तो जूही उनके घर की एक काम करने वाली थी, नौकर थी। तो नरेंद्र जूही को प्रेम चित्कार से फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर भिजवाता था, यानी अपना प्रेम चिट्ठी में लिखकर अपना कोई भी मैसेज उसके पास भेजता था। नरेंद्र बाजार से क्या खरीद लाता था किरण के लिए? तो उसके प्रेम में इतना गहन प्रेम में था नरेंद्र किरण के कि कटकी के गहने या विलायती चूड़ी खरीद कर उसके लिए लाता था। तो कटकी गहने होते हैं जो कि पूर्वजों के द्वारा जो पारंपरिक आभूषण होते हैं, जो भी पहनने के गहने होते थे, उनको कटकी गहने कहा जाता है। और विलायती चूड़ी खरीद लाता था। तो इस तरह की बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो एनटी आजकल कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि इस तरीके के बिल्कुल डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल 3-4 साल से। तो नरेंद्र व किरण की शादी को कितना समय बीत गया था? तो 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए थे। तो उसकी शादी को 2 साल के करीब हो चुका था किरण के साथ। तो नरेंद्र किसके यहाँ नाच देखने गया था? तो नरेंद्र का एक परिचित था मोहन, तो उसके दोस्त के यहाँ वह नाच देखने गया था, जो कि मोहन भी नाच देखने जाता था। तो नरेंद्र की आंखें किससे मिली नाच के दौरान? तो किन्नरी सी जो नाचने वाली थी, तवायफ थी जो किन्नरी से मिली, उसी दिन से उसके उल्टे दिन शुरू हो गए थे। तो कटकी गहने कैसे होते हैं? तो मैंने इसको भी इसमें मेंशन कर दिया है, बाई चांस इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें आई हैं इस कहानी के अंदर। तो पुराने समय में पारंपरिक आभूषण जो मुख्य रूप से चांदी के बने होते थे, पुश्तैनी गहने भी कहते हैं, जो हमारे पूर्वजों के पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जो ट्रांसफ़र होते रहते हैं गहने, तो गले में पहने जाते थे ज़्यादातर ये कटकी गहने। तो नेक्स्ट है, किन्नरी के पास जाते हुए नरेंद्र ने कितने महीने कट गए थे? तो 5 महीने कट गए थे। वो 5 महीने से लगातार किन्नरी के पास नाच देखने के लिए जाता रहा था। याद रखना है 5 महीने से। तो नरेंद्र ने किन्नरी नाचने वाली को क्या क्या दिया था? तो नाचने वाली है तो पैसा ही वो मांगती थी। तो नाचने वाली को क्या चाहिए? पैसा ही। तो नरेंद्र ने किन्नरी नाचने वाली को क्या क्या दिया था? तो उसने बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार और कटकी कर्ण फूल। तो बनारसी साड़ी याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है। कटकी कर्णफूल यानी कि कानों के बालियां जो होती हैं, जो झुमका होता है, कटकी यानी कि पारंपरिक आभूषण। तो नरेंद्र के हाथों की अंगुलियों में एक अंगूठी भी नहीं थी, तो वह किसको देता? तो ये उस टाइम की बात है जब वो नाचने वाले के चक्कर में पड़ जाता है और किरण को भूलता जा रहा था। तो उसके कदमों में, वो किन्नरी के कदमों में अपने घर के जो आभूषण थे, या जो भी साड़ियाँ लेकर या जैकेट लेकर, पारसी जो भी स्पेशल चीज़ होती थी, मोती के हार, सब वो किन्नरी पर लुटा चुका था। तो आखिर में जब उसके पास अपने हाथों को देखता है, अगर उसके हाथों में अंगूठी होती तो वह किसको देता? वो किन्नरी को देता, क्योंकि किन्नरी पे ही उसने सब अपनी दौलत लुटा दी, सब प्रेम लुटा दिया, और किरण को वो बिल्कुल भूल गया था। आखिर में जब वो सब कुछ दे चुका होता है, तो अपने हाथों को टटोलता है कि अगर उसके हाथों में एक अंगूठी भी बची होती तो आज वो किन्नरी को दे आता, क्योंकि किन्नरी को जब धन मिल रहा था तो वो उसकी बातें सुनती थी। जब उसे कुछ मिलना बंद हो गया तो किन्नरी के दरवाजे से भी वो हताश लौट आया था। तो एक दिन उसने सब कुछ अपना लुटा दिया था किन्नरी पर, सब धन दौलत, सब गहने। तो नेक्स्ट, जूही किरण के पास कुछ भी बचा है तो फौरन जाकर मांग लाओ, किसने कहा? नरेंद्र ने। तो वो इतना बौखला जाता है जब उसके पास किन्नरी को देने के लिए कुछ भी गहने नहीं होते, पैसे नहीं होते। तो वो जूही, उसकी जो नौकरानी होती है, कहता है कि किरण के अगर पास कुछ बचा है तो ले आओ, कि ताकि वो किन्नरी को दे सके और किन्नरी के वहाँ नाच देखने के लिए जा सके।
तो नरेंद्र ने किरण से कहा, तुम्हारे पास कोई गहना है क्या? किरण ने क्या उत्तर दिया? तो वो दौड़ा दौड़ा जाता है आखिरी बार उससे कुछ लेने के लिए, ताकि कोई गहने बचे हों, ताकि वो किन्नरी को, उस नाचने वाली को दे सके। तो नरेंद्र ने किरण से कहा आखिर में कि तुम्हारे पास कोई गहना है। और किरण है जो, उसको भी पता चल चुका होता था पहले से ही, और वो उसी दिन से बिल्कुल गुमसुम हो जाती है, बिल्कुल ही गम में बैठ जाती है। और जब ये नरेंद्र उसके पास आता है तो वो अपने कानों से अपने बालों को हटा कर कहती है, वही कानों में कंगना जो तुमने मुझे दिया था। तो वो कहती है, और जैसे ही उसके कानों में उसने कंगना देखे, तो जैसे आखिरी सांसें अटकी हुई थी किरण की, और उसी समय वो अपने प्राण त्याग देती है। मतलब इतना गम था, इतना सदमा था, सदमे से उसकी मौत हो जाती है कहानी के अनुसार। और शुरू भी कानों में कंगना से होती है, और लास्ट में इसी कहानी वर्ड के साथ कि वही कानों में कंगना जो तुमने मुझे दिया था, जो तुम मेरे लिए लेकर आए थे, वही कानों में कंगना है। तो वहीं पे किरण की मौत हो जाती है। तो कहानी का अंत कैसा है? और जो नरेंद्र होता है उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने एक किन्नरी, एक नाचने वाली के चक्कर में, जो अपनी जो किरण थी, जो उसे बेहद प्रेम करती थी, वो भी उससे प्रेम करता था, दोनों का जीवन खुशहाल चल रहा था, लेकिन एक किन्नरी ने, एक तवायफ ने आकर उनकी जीवन को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। और गलती थी नरेंद्र की, जो कि उस किन्नरी के पास गया और उसने सब कुछ अपना लुटा दिया, सब प्रेम, सब धन दौलत। और लास्ट में उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि किरण वहीं पे अपने प्राण त्याग चुकी थी। और कहानी बहुत ही दुखद है। उसकी आंखें खुली तो वो ऐसे अंधकार समय में, जबकि किरण उसको हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी थी। तो जूही कौन थी? नरेंद्र के घर की नौकरानी थी। तो याद रखना है, इसमें जूही है, जैसे कि आकाशदीप कहानी में भी हमने पढ़ा, उसकी एक जया नाम की एक लड़की आती है, जो कि उसका ख्याल रखती थी, चंपा का। तो हमें इस तरीके के ध्यान रखना है। जूही है ये, कानों में कंगना की एक पात्र है, और उसमें जया थी जो उसका ऐसे ही ख्याल रखा करती थी और उसको सजाती थी वो वहाँ पर उस द्वीप पे, चंपा द्वीप पे। तो याद रखना है। तो कानों में कंगना कहानी में किन स्थानों का जिक्र हुआ है? तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट स्थान थे ऋषिकेश और मुरादाबाद। ऋषिकेश में ही किरण अपने पिता के साथ रहती थी, वहीं पे उसकी कुटिया थी, यानी कि झोपड़ी जो भी कह सकते हैं। मुरादाबाद, जैसे कि ये शायद उत्तर प्रदेश में पड़ता है मुरादाबाद, और ऋषिकेश शायद उत्तराखंड में पड़ता है। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको याद रहेंगे स्थानों के नाम। नेक्स्ट है, राधिका रमन की महत्वपूर्ण कहानी कौन कौन सी है? तो मैंने ये भी इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपके लिए मेंशन कर दिया है, क्योंकि कहानियों के जो भी रचनाकार होते हैं, उनकी जो भी कहानियां हैं वो मैचिंग में पूछ ली जाती हैं, मिलान में। तो राधिका रमन की जो महत्वपूर्ण कहानी है उनमें है पैसे की घुंघनी, गांधी टोपी, दरिद्र नारायण, बिजली उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कानों में कंगना हमारे सिलेबस में है, और सावनी, समा और कुसुमांजलि। तो ये वाली इसकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी राधिका रमन जी की, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, मैचिंग में पूछ ली जाती हैं। कहानी के अनुसार किरण किसकी नायिका बनी थी? तो इसमें कुछ और, जैसे कि वो कल्पना करते हैं या बार बार तुलना करते हैं, उपमा देते हैं प्रकृति से, या कोई भी पात्र है पौराणिक कथाओं के जो नायक नायिका, उनसे तुलना करते हैं। तो कल्पना के अनुसार कहानी में हेमंत की मालती बनी थी, यानी सिर्फ नाम की ही मालती बनी थी, यानी किरण जो नाम की ही उसकी पत्नी बनी थी, लेकिन असली मोहब्बत और सब धन दौलत तो उसने किन्नरी पे लुटा दिया था। तो वो याद करती है, हेमंत और मालती का भी नाम इसमें आया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कहानी में किन देवी देवताओं और नायक नायिकाओं की बात की गई है, जिक्र हुआ है? तो काफ़ी ऐसी तुलना की गई है, इसमें कहानी में उपमा दी गई है। तो पौराणिक कथाओं के जो भी नाम आए हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। बाकी जो भी हम महत्वपूर्ण पंक्तियाँ करेंगे उसमें आपको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। तो उसमें मुनीस नाम आया है, धर्म धुरंधर धर्मराज का आया है, रामचंद्र का आया है, कृष्ण का आया है, गोलोक की बात की गई थी, यानी गांव के लोग के जो कृष्ण है, नूरजहां का नाम आया है, शहंशाह का नाम आया है, इसमें गोपियों का जिक्र किया गया है, हरिचंदन स्वर्ग के देवता का जिक्र किया गया है, राम का, पंचवटी का, मंदाकिनी का, चित्रकूट का, सरस्वती, जानकी और विश्वामित्र का इसमें नाम आया है। थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो इसमें काफ़ी सारे, जैसे फूलों की मालाओं की, देवी देवताओं को कैसी कैसी माला चढ़ती है या कैसी कैसी माला वो रिलेट करता है, वो तुलना करता है। तो इसमें थी मंदार माला, यानी कि कैसी होती है? तो ये मंदार मंदार माला जो होती है, इसे श्वेतार्क माला भी कहा जाता है, इसको मंदार माला को।
तो सफ़ेद आग या मदार के फूलों और पौधों की जड़ों से बनी हुई एक पवित्र माला होती है। तो अमरतरू की माला भी कहते हैं इसको, अमरतरू माला का नाम भी आया था। सफ़ेद व बैंगनी फूल होते हैं, आग के फूल, मदार के फूल। आप लोगों ने देखे होंगे शायद, आग का फूल तो हमने देखा ही है, जो गर्मियों के मौसम में खिलता है, जिसमें सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं, और बैंगनी रंग के, जिसमें से तोड़ने पर वो वाइट कलर का सफ़ेद सा दूध सा रंग सा निकल आता है। शायद ये उसी की बात हो रही है। तो अन्य नाम जो कहानी में आए हैं, इसमें दुष्यंत का जिक्र हुआ है, शकुंतला का और चक्रवर्ती राजा का इसमें जिक्र हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, इस कहानी में क्वेश्चन बस इतने ही थे, लेकिन इस कहानी में जो पंक्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी 6 जनवरी को हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी इसमें से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और पंक्तियों में से भी क्वेश्चन बने हैं। तो मैं अभी नेक्स्ट क्लास में महत्वपूर्ण पंक्तियों को डिस्कस कराने वाली हूँ, तो आप सब क्लास ज़रूर अटेंड करें। तो आपको इतना मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि क्वेश्चन आंसर में से, पात्र में से कोई भी आए, ईयर में आए या पत्रिकाओं में से या कहानी संग्रह में से कोई क्वेश्चन आएगा तो सब आपके कवर हो जाएंगे, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आपकी कवर हो जाएंगी। तो आप अगर इतना भी पढ़ लोगे तो आपके लिए ये काफ़ी होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ डिस्कस करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी कहानियों को रिलेट करके पढ़ें और इस तरीके से आप पढ़ेंगे, क्योंकि लाइन टू लाइन ही मैंने क्वेश्चन आंसर इसमें डिस्कस किए हैं। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें और जो भी क्लास मैंने अपलोड की हैं उनको भी जाके आप ज़रूर देखें, तभी हमारा जो जीआरएफ है वो क्लियर हो पाएगा या नेट पास हो पाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ मैं आती हूँ फ्रेंड्स। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल क्लास होंगी। और आज की क्लास में ये सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं, काफ़ी सारे इसमें करैक्टर आए हैं जो भी पौराणिक कथाओं के नाम हैं। तो इस तरीके से कहानी हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है और इसमें से क्वेश्चन आंसर भी पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तो ऐसे ही कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए थैंक्स।